रोहित वेमुला एक्ट पहले तो एक बार समझाइए दर्शकों को क्या है। तो अच्छी पहल है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप एक तरफ तो आप जातीय पहचान की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर धार्मिक पहचान पे आ जाते हैं। अल्पसंख्यक आप जानते हैं इस देश के अंदर। मैं आगे और आऊँगा इसको ब्रीफ से समझने के लिए, लेकिन क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी चीज़ें की गई? देखिए, कांग्रेस की घुट्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या ये जातिगत आधार पर बंटवारे में एक कड़ी और नहीं जुड़ रही है अगर रोहित वेमुला एक्ट इस तरीके से लाया जा रहा है? स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक सरकार एक एक्ट लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, रोहित वेमुला एक्ट। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के विरोधी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस चुनावी राज्यों में करेगी, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस एक्ट को लाया क्यों जा रहा है। क्या इसमें कुछ खामियां हैं या बहुत कुछ सोच समझकर अपने फायदे के लिए एक्ट लाया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत अच्छे से इस पूरे एक्ट के बारे में समझा पाएंगे, इसकी खामियां क्या हैं और अगर लाया जा रहा है तो क्या बदलाव इसमें किए जाते हैं अगर खामियां हैं तो। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे स्कॉलर जो कि पसमानदा समाज से आते हैं, बहुत अच्छे से अपनी राय रखते हैं, स्तंभकार हैं, लेखक हैं और डॉक्टर भी हैं, फयाज अहमद फैजी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित वेमुला एक्ट पहले तो एक बार समझाइए दर्शकों को क्या है। जी, देखिए, ये कर्नाटक सरकार ने, मैं इसको अच्छी पहल समझता हूँ। जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ जातीय आधार पे उत्पीड़न तो होता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कर्नाटक सरकार की इस पहल को मैं अच्छा समझता हूँ। और लेकिन उसमें हमारी कुछ शंकाएँ भी हैं। रोहित वेमुला जी को श्रद्धांजलि के रूप में इस एक्ट का नाम ही रोहित वेमुला के नाम से रखा गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक विडंबना ये है कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग भी जोड़ा गया है। अगर किसी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ जातीय उत्पीड़न होता है तो उसके साथ एक कानूनी कार्रवाई है। इसके लिए भारतीय संविधान में भी जगह है। आप ऐसा नहीं कि इससे पहले कुछ नहीं था। आप किसी के साथ उसके लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी पहल है अगर सरकार, क्योंकि रोहित वेमुला केस आप जानते हैं, उन्होंने आत्महत्या किया था, तो अच्छी पहल है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप एक तरफ तो आप जातीय पहचान की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर धार्मिक पहचान पे आ जाते हैं। अल्पसंख्यक आप जानते हैं इस देश के अंदर, अल्पसंख्यक में तमाम धर्म हैं। आप बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, जैन हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं। लेकिन आम तौर से भारत में अल्पसंख्यक जब कहा जाता है तो उसका अर्थ मुसलमान ही होता है। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि अल्पसंख्यक का मतलब आमतौर से मुसलमान होता है और मुसलमान का मतलब आम तौर से अशराफ होता है, यानी जो रूलिंग क्लास मुसलमान रहे हैं भारत में, जो बाहर से हैं, वो होते हैं। उन्हीं की बात करके, उन्हीं का तुष्टीकरण करके समाप्त हो जाते हैं। मेरा ये आशंका है, एक शंका है हमारी इस एक्ट को लेके। जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं, या तो जब आप जाति की बात कर रहे हैं कि जाति आधार पर जो भेदभाव है उसके खिलाफ आप कानून बनाना, बहुत अच्छी बात है। तो क्या जाति की समस्या सिर्फ हिंदू समाज की है? ऐसा तो है नहीं, हर समाज में। सिख में भी हैं, दलित सिख हैं, दलित ईसाई हैं। आप पसमानदा मुसलमान देख लीजिए जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो उसको डिफाइन करना पड़े, क्लियरिटी होनी चाहिए, वरना होगा कि अल्पसंख्यक नाम पे जो शोषक है वो शोषित बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम समाज का है, ओबीसी वर्ग का विद्यार्थी है या एसटी वर्ग का विद्यार्थी है, उसके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है, फिर आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? वो तो अल्पसंख्यक है और उसका जो उत्पीड़न कर रहा है वो भी अल्पसंख्यक है। तो जब अल्पसंख्यक कहेंगे तो वो तो विक्टिम बन गया, पीड़ित बन गया। जो शोषक है वो शोषित बन गया। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। देखिए, अल्पसंख्यक नाम से एक भ्रम फैलाया जाता है हमेशा। तो ये हमारी एक बड़ी शंका थी। तो ठीक है, ओबीसी, एसटी होना ये चाहिए था कि सभी धर्मों के ओबीसी, एससी, एसटी में जो जहाँ जैसे आता है, ये होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। वरना ये बिल जो है एक जो उतना असरकार और उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। ये हमारी शंका है। और आप जानते हैं अल्पसंख्यक नाम से पूरा देश में एक विमर्श चलता है, मुस्लिम विमर्श। जिसको मुसलमान बोलना होता है वो अल्पसंख्यक बोलता है, तो लोग समझ जाते हैं कि मुसलमानों की बात हो रही है, जबकि अल्पसंख्यक में और भी समुदाय हैं, आप देखते हैं जी। तो अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या
मैं आगे और आऊँगा इसको ब्रीफ से समझने के लिए, लेकिन क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी चीज़ें की गई? देखिए, कांग्रेस की घुट्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब हमने कहा कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब अशराफ। तो जैसे आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो अशराफ तुष्टीकरण हो जाता है। तो ये बात ठीक नहीं, फिर उसमें वही होगी। और राजनीतिक फ़ायदा जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक कह के जो शासक वर्ग मुसलमान है उनको अपीज़ कीजिए, उनको तुष्टीकरण कीजिए, वो भी खुश, वो भी खुश। तो इसमें सरकार की मंशा भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। मंशा पे हम शक नहीं कर सकते, हम ये मान के चलते हैं कि सरकार की एक अच्छी मंशा है, कर्नाटक सरकार की, कि वो एक शिक्षा संस्थाओं में उस उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए बिल ले आ रही है, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके ज़रूर राजनीतिक निहितार्थ होंगे और फिर इसका लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ फिर अल्पसंख्यक डिफाइन करो, फिर वो डिफाइन करो। सीधा से ये होना चाहिए था कि भाई कोई भी है, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, अगर किसी सिख दलित के साथ, तो उसको किस एक्ट में डालेंगे आप? ये क्लियरिटी होनी चाहिए। या तो आप धार्मिक पहचान की बात करिए, तो फिर हिंदुओं को क्यों छोड़ रहे हैं आप? या तो फिर आप जातीय जो सामाजिक और आर्थिक जातीय जो पहचान है उसकी बात करिए। क्लियरिटी होनी चाहिए। तो फिर इसमें धोखा वही होगा जो अब तक अल्पसंख्यक नाम पे इस देश में धोखे चल रहे हैं। वही विभाजन नहीं पैदा होगा, ये जातिगत श्रेणी में एक और कड़ी नहीं जुड़ रही है। और देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा कि राजनीतिक, तो कांग्रेस बिल्कुल इस पे राजनीति कर रही है। वो अल्पसंख्यक कह के वो पूरा अशराफ वर्ग को खुश करना चाहती है कि भाई हम आपके साथ हैं। और जो कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है वो उस पे वो है। कांग्रेस तो अपनी नीति पे ही चल रही है हाँ, ना। इस पे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ इसीलिए हमने इस पे सवाल उठाया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, आप क्लियर करो उसको। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये जातिगत आधार पर बंटवारे में एक कड़ी और नहीं जुड़ रही है, अगर रोहित वेमुला एक्ट इस तरीके से लाया जा रहा है तो? नहीं, देखिए, ये पहले से ही इतना भेदभाव, इतना बंटवारा है। हाँ, ये है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इस देश में जातिगत आधार पे उत्पीड़न होता है। मैं एक उदाहरण दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मुस्लिम ये जो सामाजिक आरक्षण है, सामाजिक न्याय के आधार पे, वो नहीं लागू होता है, जबकि वो सरकार फंड करती है। वहाँ ये लोग इस तरह के सवाल नहीं उठा करते। अब मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे के साथ जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है, सपोज ये कर्नाटक सरकार की बात हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी अगर इससे कोई कानून बनाती है तो फिर उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो तमाम जो अनियमितताएं हैं, कोई भी कानून बनता है तो उसको उसके सारे चीज़ देख के ही होना चाहिए कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो। अब इसमें जब कोर्ट में केस जाएगा, वकील बहस करेगा, तो उसमें अल्पसंख्यक डिफाइन करो, ओबीसी एसटी डिफाइन करो। जो आपका मूल प्रश्न था, मैं बताऊं कि क्या बंटवारा नहीं, मैं इसको बंटवारा नहीं समझता हूँ। सेफ गार्ड के लिए संविधान में जगह है पहले से, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई शिक्षा संस्थाओं में इसको चाक चौबंद करना चाहता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर ये एक SC ST एक्ट की तरह या दहेज उत्पीड़न एक्ट की तरह ये भी एक टूल बन जाए। पता चला जितने OBC ST वर्ग के विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षक पे ही केस ठोके पड़े हैं। तो ये उस तरह का ना हो पाए जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, जो आप जानना चाह रहे थे, क्योंकि पता चला कि एक और कानून ऐसा आ गया जो और उत्पीड़न का हथियार बन गया। तो ये देखना पड़ेगा। अब ये कानूनविद का काम है कि कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। इसीलिए हमने कहा कि इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। पता चला कि इसी एक्ट का इस्तेमाल करके कोई धार्मिक उत्पीड़न की बात कर रहा है तो कोई जातीय उत्पीड़न की बात कर रहा है ना। अब हमने मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई हिंदू टीचर पसंद नहीं है, तो हमने उन्हीं पे ठोक दिया। अब साहब ऐसे कई केस पहले आ भी चुके हैं। तो इसकी गुंजाइश तो है ही है। आपकी जो शंका है, बिल्कुल इसकी कहीं SC ST जो एक्ट है वो उत्पीड़न वाला, और ये दहेज एक्ट का आप देखते हैं, कोर्ट ने भी कई डिसीजन दिया कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। इसका हश्र भी कहीं ऐसा ना हो, इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार वाले भी कह रहे हैं कि ठीक है, एक्ट अच्छा है, तो फिर आपको कमी क्यों नजर आ रही है? नहीं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भी मुस्लिम समाज को मोनोलिथ समाज कह रहे हैं। वो तो उसमें और भी जोड़ रहे हैं कि नहीं, हॉस्टल में भी, इसमें भी, उसमें भी। पहले से सारी चीज़ें हैं। आप SC ST हॉस्टल आपको मिल जाएंगे कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, पहले से फीस में और उसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं, सामाजिक न्याय का जो आरक्षण है उसमें तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये एक अलग से कवायद की जा रही है। तो वो जो मानवाधिकार वो कह रहे हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मान के चल रहे हैं। वो पूरे मुस्लिम समाज को पीड़ित मान के चल रहे हैं। जबकि मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका जो पसमानदा समाज का है, वो खुद अपने समाज के लोगों द्वारा ही उत्पीड़ित है। उसका उत्पीड़न अशराफ वर्ग करा। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया। वहाँ क्यों नहीं सामाजिक न्याय का आरक्षण, जबकि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैक्सिमम मुसलमान जाते हैं।
तो एक पसमानदा मुसलमान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसके लिए आसान है, मैं हिंदू शब्द पे जोर दे रहा हूँ, लेकिन उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या मैं मुस्लिम शब्द पे जोर दे रहा हूँ, एक मुसलमान हो के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसका मुश्किल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसका आसान है। मेरे फूफा जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे वो मैथमेटिक्स में। क्यों आसान है? क्योंकि वहाँ सामाजिक न्याय का आरक्षण है, तो पसमानदा समाज जो ओबीसी एसटी में आता है वो वहाँ एडमिशन ले सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसको नहीं मिलेगा, कमज़ोर है। कमज़ोर को ही आगे बढ़ाने के लिए तो आरक्षण की परिकल्पना आई। तो इस उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कर्नाटक, तो जो वो मानवाधिकार वाली आप बात कर रहे हैं, उनको भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि मुस्लिम समाज में है। और सिर्फ मुस्लिम समाज में, आप सिख समाज में देख लीजिए, उसमें सिख दलित हैं, ईसाई दलित हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सिर्फ धार्मिक पहचान पे आप उनको डील करेंगे? फिर आपने देश सेकुलर बना रखा है। एक तरफ आप कहते हैं सेकुलर देश है, दूसरी तरफ आप मुसलमान का नारा कि फलाने कैबिनेट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। तुमको मुस्लिम मिनिस्टर चाहिए कि जो वंचित समाज का मिनिस्टर चाहिए? फिर कोई कहेगा कि हिंदू मिनिस्टर भी चाहिए, फिर कल को कोई कहेगा कि सिख मिनिस्टर भी चाहिए। तो हम कितने पाकिस्तान, हम ऑलरेडी एक पाकिस्तान को झेल नहीं पा रहे, अब कितने पाकिस्तान बनाएंगे भारत में? ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे लोग समझ नहीं पाते, इस पे बात नहीं करते। और यहीं से मुस्लिम सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, अल्पसंख्यक, फिर मुस्लिम विमर्श। ये क्या है? बात नहीं करते या करना नहीं चाहते? करना नहीं चाहते हैं लोग, जानते समझते ऐसा नहीं है। ये ठीक है, आज हम रोहित वेमुला एक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। हमने देखा कि ये मुस्लिम क्या मतलब है इसका? और वो अल्पसंख्यक, और भारत में संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइंड भी नहीं, मैं भी ये भी बता दूं। ये हम उदार की परिभाषा से काम चलाते हैं। लेकिन क्या अपनी पढ़ाई का, अपनी एजुकेशन सिस्टम का ये स्ट्रक्चर नहीं तय होना चाहिए कि केवल कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में ऐसी चीज़ें हों कि बच्चा अगर 10वीं 12वीं तक पढ़ के अपने शहर से निकल रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर बने कि वो किसी नए शहर में जाए तो कम से कम कॉलेज स्कूल में उसको इस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सेफगार्ड होना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो समाज के किसी भी क्षेत्र का या किसी भी समूह से कोई भी स्टूडेंट निकल के आए तो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और उसके साथ किसी प्रकार के भेदभाव, ना भाषा के आधार पर, न क्षेत्र के। पता चला कि साहब आसाम की तरफ से आए तो हम रिंकी पिंकी कहने लगे। अपने ही देश के नागरिकों को क्षेत्र के आधार पे हम इस तरह के जो डेरोगेटरी टर्म का यूज़ करते हैं, कहीं से उचित नहीं। तो ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब की बनती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी, हमारी भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी के साथ किसी के अदा। और शिक्षा में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सबसे, आज आप शिक्षित हैं, इतने बढ़िया माशाल्लाह आप एंकर है, तो शिक्षा की वजह से है। आप जो है 5 मिनट के अंदर नए टॉपिक को फ़ौरन पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या इशू है और इस पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से रोहित जी शिक्षित है, और भी तो शिक्षित होने चाहिए। जैसे आप शिक्षा प्राप्त करके और लोगों, तो ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और भाई, उत्पीड़न की बात कौन करता है? अब जब रैगिंग होती थी तो कौन उत्पीड़न करता था? तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होना चाहिए। और आज हम जो बात कर रहे हैं, एनएमएफ न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करूंगा, आपका आभार व्यक्त करूंगा रोहित जी, कि अब ये जो चर्चा लोग सुनेंगे इस बात की गंभीरता को समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने भाषा और क्षेत्र की बात की है, तो मेरा एक सवाल यहाँ पर अभी आ जाता है। वो चाहे साउथ के तमाम राज्य हों या फिर महाराष्ट्र का राज्य हो या ऐसे देश के तमाम और राज्य हों जहाँ पर ये विवाद भाषा वाला बहुत होता है कि तुम उस क्षेत्र से भी आए हो, यहाँ पर मराठी बोलो नहीं, यहाँ तमिल बोलो, यहाँ कन्नड़ बोलो। इस विवाद पर आपके विचार क्या होते हैं? भाषा अलग करती है, एक करती है? नहीं, भाषा जो है उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। और ये समझ लीजिए, भाषा एक माध्यम है, उसको माध्यम के रूप में ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन भाषा को लेकर रहा है, और मैं आपने साउथ की बात की, मैं मुस्लिम समाज में भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र से आता हूँ। तो मुस्लिम समाज की विडंबना है कि इसकी ज़बान को उर्दू की भाषा लोग कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले। तो अगर कोई मुसलमान भोजपुरी, अवधी या मैथिली क्षेत्र से आता है या साउथ के क्षेत्र से आता है, तो उसको उर्दू ना बोलने पे प्रताड़ना अशराफ वर्ग के द्वारा की जाती है कि अरे तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, कैसे मुसलमान हो, उर्दू नहीं बोल पाते। तो वो बढ़िया मुसलमान बनने के चक्कर में अपनी मातृ ज़बान जो है, उसकी जो मातृभाषा है, उसको छोड़ के बोलने लगता है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैं जब डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ विजयवाड़ा हेल्थ साइंसेज जो है, वहाँ से मैं MD जब कर रहा था,
तो एक प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। तो मैं वहाँ अपने एक दोस्त के फादर की तबीयत खराब, तो मैं गया था ऐसे। तो वहाँ तो मेरा कल्चर पे, लैंग्वेज पे ध्यान रहता है। मुझे भाषाओं का बहुत शौक़ है। मैंने तेलुगु सीख लिया, 1 हफ्ते के अंदर लिखना पढ़ना सीख लिया था जब मैं हैदराबाद गया था, क्योंकि वहाँ साइन बोर्ड में पढ़ नहीं पाता था। और मैं डबल ग्रेजुएट था, मैंने ऑलरेडी बीएससी किया था, फिर मैं यूनानी चिकित्सा में ग्रेजुएट था। मैंने कहता कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि आप साइन बोर्ड ना पढ़ पाएँ कि ये दाहिना लिखा है कि बायां लिखा है, किस ऑफिस का बोर्ड है। तो 1 हफ्ते के अंदर मेरी भाषाओं का शौक़ है। तो मैं वो बता रहा था, मैंने एक बच्चे से वहाँ पूछा कि भाई तुम्हारी भाषा तो तेलुगु होगी ना? तो साउथ में थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा वो आप उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। तो वो उसको तो हैरत हुई कि भाई मुसलमानों की भाषा तो उर्दू होती है। तो अपने साथी से पूछता है तेलुगु में, मुझे थोड़ी थोड़ी तेलुगु आती थी, तो तेलुगु में पूछा क्यों, हम लोग की भाषा तेलुगु तो है नहीं, उर्दू है। ये तेलुगु में उसको कन्वर्सेशन करके हमसे कहा कि नहीं नहीं, हम लोग की तेलुगु नहीं, उर्दू है। तो भाषाओं का ये खेल है, उर्दू का इस तरह से इम्पोजिशन है भाषाओं को लेकर जो हमारे अंदर जो एक दूसरे का है। इसलिए संविधान में ये सब चीज़ों को लेकर स्पष्टता है कि इसके आधार पर किसी का। और भाषा बहुत अच्छी चीज़ है, आप मेरा यकीन जानिए। जब मैंने तेलुगु सीखा, मुझे बंगाली भी आती है, थोड़ी सी अरबी फारबी समझ लेता। आप जितनी ज़्यादा भाषाएं जानेंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छे से डेवलप होती चली जाएगी। मतलब भाषा विवाद उत्पन्न नहीं करती? नहीं, भाषा विवाद उत्पन्न नहीं करती, विवाद हम आप उत्पन्न करते हैं, उसका राजनीतिकरण किया जाने लगता है। आप देखिए साउथ के 4 स्टेट के लिए बड़ा आंदोलन चला और भाषा के आधार पर 4 स्टेट बनते। लेकिन आप समझिए कि अगर आप तेलुगु की बात कर रहे हैं तो तेलुगु कर्नाटक में भी बोली जाती है। आपने बांट तो दिया क्षेत्र को, भाषा को थोड़ी बांट पाएंगे, लोगों को थोड़ी बांट पाएंगे। तमिल बोलने वाला कर्नाटक में भी मिलेगा, कन्नड़ बोलने वाला आपको जो है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिन राज्यों के जहाँ भाषा के आधार पर बना है, आपको वहाँ भी मिलेगा। तो फिर वो इसका मतलब आपने अननेचुरल बंटवारा किया। ठीक है, तो ये एक समस्या है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरीके से समझाने के लिए रोहित वेमुला एक्ट और क्या खामियां और किस तरीके से और उसमें बदलाव हो सकते हैं, क्या गुंजाइश है, उसको बताने के लिए। बाकी आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा ज़रूर। और ज़िम्मेदारी आपकी ये है कि वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगी बात, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि रोहित वेमुला एक्ट जो लाया जा रहा है उसमें क्या खामियां और क्या चीज़ बदलाव हो सकता है और उसकी प्रशंसा क्यों होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहाँ पर ऐसी तमाम चर्चाएं मिलती रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, NFM न्यूज़ का आभार। नमस्कार।